हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेस्टर्न आर्ट प्री हिस्टोरिक एज। लाइक एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फ्रैंको के ताब्रियन क्षेत्र क्या होता है। इवन उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस इटली की गुफा के बारे में आज डिस्कस करूँगी, जिसमें अल्तामिरा, लस्को, पिंडाल, कोवालानाथ, लास कैसारेस, सॉन्तियन, फॉन द गाम, ला कैम्बरली, ट्रैफेयर्स, नियाओ, गारगास, मंतस्थान एवं ला माउथ जितने भी केव्स हैं, कौन से केव्स अल्तामिरा में लाइक उत्तरी स्पेन में है, कौन से दक्षिणी फ्रांस में है, लोकेशन, इवन इसका इन्वेंशन कब हुआ, उसके बारे में बिल्कुल ब्रीफली। सबसे पहले स्पेन में जितने भी केव्स हैं वो सारे केव को रिकवर करने वाली हूँ, जिसमें बहुत फेमस है अल्तामिरा केव के बारे में। इवन इस यहाँ पर कितनी पेंटिंग्स मिली हैं, किसने इसको डिस्कवर किया। नेक्स्ट है फ्रांस का बहुत फेमस है लस्कस केव के बारे में, जिसका 1940 में हेनरी ब्रुइल ने खोज किए थे और अल्तामिरा की खोज 1879 में मारिया सांतोला ने। थर्ड है लिवोंजो केव जो है वो इटली में है। इटली में है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन। उसके बाद यहाँ के कुछ और भी इम्पॉर्टेंट केव्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले मैं आपको अल्तामिरा के लोकेशन तो यहाँ क्लियर हो गया। इवन यहाँ पे अल्तामिरा केव और उसकी फेमस पेंटिंग और लस्कर गुफा के बारे में शो करूँगी, देन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये अल्तामिरा का एंट्रेंस गेट है, ठीक है, अल्तामिरा केव का। इवन अल्तामिरा से बहुत फेमस पेंटिंग मिली है। इस पेंटिंग का नेम है चार्जिंग बाइसन। पूछा जाता है कि चार्जिंग बाइसन कहाँ पर बनाई गई है। बहुत फेमस है। अल्तामिरा में टोटल 150 पेंटिंग्स मिले हैं, जिसमें 25 कलरफुल पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और ये देखिए अल्तामिरा का पूछा जाता है कि कितने ऊंचे पर है, तो 5 to 6 फीट, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, 5 to 6। इसे देखने के लिए यहाँ की जो पेंटिंग्स को देखने के लिए क्या करना होता है, लेटना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे एक 12 साल की एक लड़की मारिया सांतोला ने खोज किया था। क्योंकि वो छोटी थी तो उन्होंने प्रॉपर इस रूफ को देखा और इस रूफ का नाम रखे थे रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल किसे कहते हैं, रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल, ठीक है, तो रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल कहा जाता है अल्तामिरा केव को। क्लियर। सो नेक्स्ट लोकेशन देखिए, यहाँ पर ये भी मिला हुआ है। अल्तामिरा की केव में छापे, हाथ के छापे भी मिले हैं, जो स्टेंसिल्स कही जाती है। उसके बाद ये लस्को केव है। लाइक एंट्रेंस देखिए इस तरह का है। दिस वन इज लस्को केव, जिसकी खोज 1940 में हेनरी ब्रुइल ने किया। किसने किया? हेनरी ब्रुइल ने। यहाँ पे देखिए पेंटिंग्स वगैरह प्रॉपर आपको शो हो रही होंगी। लाइक यहाँ कुछ पेंटिंग्स हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, इवन यहाँ पर है। लस्को गुफा के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। पश्चिम की कला, यूरोप की कला। इवन मैं आपको जितने भी नोट्स प्रोवाइडेड कराऊंगी इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लाइक अगर आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इवन आप अगर वेस्टर्न आर्ट से सोच रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है, तो मैं आपको सच बताऊँ कि इतना इंटरेस्टिंग है वेस्टर्न आर्ट कि मैं बहुत डिटेल में इवन टू द पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। प्री हिस्टोरिक एज से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद प्री हिस्टोरिक के डिस्क्रिप्शन। देखिए सबसे पहले फ्रांस, स्पेन, जर्मन, इटली और अमेरिका, इन जगह पर फ्लोरिश्ड हुआ था वेस्टर्न आर्ट, पश्चिम की कला। 4 हिम युग हुए थे। हिम युग कितने हुए थे? 4 हिम युग हुए थे। चौथे हिम युग में जीवों की शुरुआत पृथ्वी पर हुई थी। भूमध्य रेखा, जहां पृथ्वी की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सर्वप्रथम जीवन की शुरुआत अफ्रीका से हुई, क्योंकि यह सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ी। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में।
फिर स्टार्ट हो जाता है। अब आपको पता चल गया कि इस तरह से हिमयुग जीवों की शुरुआत हुई। फिर अफ्रीका में सबसे पहली बार सहारा मरुस्थल में सूर्य की किरणें पड़ी थी। सर्वप्रथम जीवन की शुरुआत वहीं से हो जाती है। देन प्रागैतिहासिक काल शुरू होता है जिसे प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल पैलोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, नवपाषाण काल नियोलिथिक एज। ओके, उसके बाद जब प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट होता है देन ह्यूमन बीइंग, मानव प्राचीन विश्व की गुफाओं से शहरों के तरफ जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, ह्यूमन कम्युनिकेशन करने लगे। देन प्री हिस्टोरिक के बाद मेसोपोटामिया आ गया। सीक्वेंस लगाने के लिए जेआरएफ एग्जाम में आता है तो ध्यान दीजिएगा। जब प्रागैतिहासिक काल का एंड होता है देन मेसोपोटामिया शुरू होता है। मेसोपोटामिया के बाद इजिप्ट शुरू होता है जिसे मिस्र कहा जाता है। मिस्र के बाद एजियन की कला के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड द नेक्स्ट वन इज यूनान व रोम की कला, दैट मीन्स इट्रस्कन आर्ट। उसके बाद मिडल एज शुरू हो जाता है जिसे बोलते हैं मध्य युग। मध्य युग में आरंभिक ईसाई कला के बारे में, आरंभिक ईसाई कला, अर्ली क्रिश्चियनिटिक आर्ट, बेंजेंटाइन आर्ट, रोमन आर्ट, रोमनस्क आर्ट एंड द लास्ट वन इज गॉथिक आर्ट। देन जब गॉथिक आर्ट का एंड होता है तो पुनरुत्थान काल शुरू हो जाता है। पुनरुत्थान काल रिनेसा। रिनेसा के 3 पार्ट्स होते हैं, अर्ली रिनेसा, हाई रिनेसा और पोस्ट रिनेसा। पोस्ट रिनेसा को ही मैनरिज्म कहा जाता है इंग्लिश में बोलते हैं मैनरिज्म और हिंदी में कहा जाता है रीतिवाद। रीतिवाद चला था 1530 से लेकर 1580 तक का टाइम ड्यूरेशन माना जाता है। देन बरूक शुरू हो जाता है। रीतिवाद एंड होते ही बरूक स्टार्ट होता है। 1600 से लेकर 1750 तक बरूक कला आंदोलन चलता है। इटली में ही रोकोको शुरू होता है। जर्मन में देखिए फ्रांस, जो रोकोको एक ऐसा कला आंदोलन है जो 18वीं सेंचुरी में फ्रांस में शुरू हुआ, जर्मन में एंड होता है इसका। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। देन आधुनिक कला के बारे में डिस्कस करेंगे। आधुनिक कला 19वीं सेंचुरी की जो आर्ट मूवमेंट, लाइक 4 आर्ट मूवमेंट, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो नियो क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, इनके बारे में। देन पॉप आर्ट, ऑप आर्ट तक के विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था आपके चैप्टर का कि इस तरह से चैप्टर वाइज 1 बाय 1 चैप्टर आपका मैं क्लियर कराऊंगी। तो आज आपका फर्स्ट चैप्टर है प्राचीन पश्चिम की प्रागैतिहासिक कला, दैट मीन्स प्राचीन प्रागैतिहासिक कला, प्रागैतिहासिक चित्रकला। डिस्क्रिप्शन देखिए, जिसको बोलते हैं परिभाषा डिफिनेशन, वह कला जिसकी कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई, सिर्फ प्रमाणों एवं साक्ष्यों के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं, एक एज्यूम कर सकते हैं। लाइक उस टाइम हंटिंग सीन्स मिले, पेंटिंग्स मिले, सिंबल्स फॉर्म मिले, लेकिन कोई स्क्रिप्ट नहीं मिले। प्रागैतिहासिक कला इसे ही कहते हैं। यूरोप प्रागैतिहासिक कला का इतिहास मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। जिस तरह इंडिया में प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया था, वैसे ही यूरोप में भी। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल 35,000 से 18,000 टाइम ड्यूरेशन था। मध्य पाषाण काल जिसे बोलते हैं मेसोलिथिक एज 18,000 से लेकर 7,000 टाइम ड्यूरेशन। नवपाषाण काल जिसे नियोलिथिक एज बोलते हैं। इवन नवपाषाण काल को चालसोलिथिक एज भी बोलते हैं, चालसोलिथिक एज। ठीक, और टाइम ड्यूरेशन क्या था तो 7,000 से लेकर 20,000 तक का टाइम ड्यूरेशन। 2000 मीन्स 2100 ईसा पूर्व का टाइम था। नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्रमशः ताम्र, कांस्य और लोहे का पता लगाया। देखिए जो भी खोज हुआ, आग का खोज हुआ था, मानव को क्वार्टाइज कहा जाता था। पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक एज की टूल्स हुई थी, इंडिया के बारे में बता रही हूँ। नवपाषाण काल में जितना भी इवोल्यूएट हुआ है, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन कम्युनिकेट करने लगे, बस्तियां बसाने लगे, सब नवपाषाण काल में हुआ था। तो यहाँ पर नवपाषाण काल में मानव ने तांबे का आविष्कार किया, कांसे का और लोहे का पता लगाए थे। इसी आधार पर इस काल को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। देखिए वो 3 भाग कौन कौन से हैं? ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। हिम युग को 4 भागों में बांटा गया और चतुर्थ या अंतिम हिम युग, अंतिम चरण में लगभग 50,000 ईसा पूर्व में मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक, कब मानव की उत्पत्ति हुई? 50,000 वर्ष ईसा पूर्व में।
इस युग के मानव का जीवन आखेट हुआ करता था। आखेट के चारों तरफ ही परिक्रमा करते थे। इस आखेट संस्कृति का लगभग 30,000 ईसा पूर्व में विकास होता है तथा इसका चरम विकसित दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस व उत्तरी स्पेन। एज ए टेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन के उस एरिया को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र। लगभग 12,000 ईसा पूर्व में हुआ था। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस व उत्तरी स्पेन में लगभग 12,000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस व उत्तरी स्पेन संपूर्ण क्षेत्र को कहा जाता है फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र। क्या कहा जाता है? फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र। समझिए, आपका यहाँ से बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो रहा है, बस आप अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। लाइक इससे शॉर्ट नोट्स बन नहीं सकता है। जितने भी शॉर्ट और इंपॉर्टेंट नोट्स थे मैंने वो आपके साथ आज रिप्रेजेंट किए हैं। पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। एरिग्नेशियन, पेरिगार्डियन, सैल्यूट्रियन और मैग्डेलेनियन युग। हेनरी ब्रुइल जिन्होंने लस्को गुफा की खोज किए थे 1940 में। हेनरी ब्रुइल ने इन पूर्व पाषाण काल के जो 4 भाग थे, एरिग्नेशियन, पेरिगार्डियन, सैल्यूट्रियन और मैग्डेलेनियन युग को 2 भागों में कर दिए। कितने भागों में? 2 भागों में। वो 2 भाग कौन कौन से? एरिग्नेशियन और पेरिगार्डियन, सैल्यूट्रियन और मैग्डेलेनियन युग। एरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग का जो टाइम है वो 35,000 से 20,000 तक का है। सैल्यूट्रियन और मैग्डेलेनियन युग का टाइम 20,000 से 10,000 तक का है। सैल्यूट्रियन युग में कोई भी पेंटिंग्स नहीं मिली। सबसे ज्यादा पेंटिंग्स मैग्डेलेनियन युग में मिली। क्लियर? चलिए आगे देखिए। आदिमानव औजार उपकरण ही उसका औद्योगिक प्रगति के उदाहरण हैं। स्टुअर्ट पिगार्ड, इनकी पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी है? स्टुअर्ट पिगार्ड की है। कब की है? 1950। पंचानन की भी है प्री हिस्टोरिक इंडिया। इवन स्टुअर्ट पिगार्ड की बहुत फेमस है। 1950 का टाइम ड्यूरेशन है। प्री हिस्टोरिक इंडिया में बेसिकली स्टुअर्ट पिगार्ड ने उपकरणों, औजारों के आधार पर ही शुरू से लेकर आरंभ तक के काल को प्रागैतिहासिक काल कहे हैं। डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे ने साक्षरता ही प्रागैतिहासिक एवं इतिहास के मध्य का विभाजक रेखा है, इन्होंने कहा। सो फाइनली वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थे। अब शुरू होता है फ्रांस तथा स्पेन की कला। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। फ्रांस तथा स्पेन की कला। देखिए, फ्रांस तथा स्पेन की प्रागैतिहासिक कला को रॉक आर्ट कहते हैं। रॉक आर्ट दैट मीन्स चट्टानों पे जो कलाकारी की गई थी, इंग्लिश में उसे बोला जाता है रॉक आर्ट। रॉक आर्ट कब शुरू हुआ? फ्रांस तथा स्पेन की प्रागैतिहासिक कला को रॉक आर्ट भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में स्थित प्रागैतिहासिक गुफाओं की जानकारी मिलती है। कब जानकारी मिलती है? 19वीं शताब्दी के एट द एंड, लास्ट में। कहाँ से मिलती है? तो उत्तरी स्पेन व दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस से मिलती है। इन स्थानों पर प्राप्त गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर चित्र प्राप्त हुए हैं। उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के इस क्षेत्र को फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र कहा जाता है। सो फाइनली स्पेन की कला शुरू हो रही है। स्पेन की गुफाएं। स्पेन की मोस्ट इंपॉर्टेंट केव है अल्तामिरा केव। विश्व की सबसे प्राचीन अल्तामिरा केव को कहा जाता है। अल्तामिरा केव जो टाइम ड्यूरेशन है वो 12,000 ईसा पूर्व का है। कब का है? 12,000 ईसा पूर्व का है। और इसको मध्य पाषाण काल की श्रेणी में रखा जाता है। दैट मीन्स मेसोलिथिक एज में रखा जाता है। जिस तरह से इंडिया में एमपी का है गुफा भीमबेटका को मध्य पाषाण काल की श्रेणी में रखा जाता है, उसी तरह अल्तामिरा की जो केव है वो मेसोलिथिक एज का माना जाता है। इसकी खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है। खोज मारिया सांतोला, एक 12 ईयर बेबी, एक छोटी सी बेबी थी 12 साल की, इन्होंने खोज की। इनका नाम था मारिया सांतोला। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज का ये केव कहा जाता है। कौन सा केव? अल्तामिरा केव। अल्तामिरा केव कब का है? मध्य पाषाण काल का है, स्पेन में है, 12,000 ईसा पूर्व का है। मारिया सांतोला ने खोज की है, एक 12 साल की लड़की थी और इस गुफा का
मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज में रखा गया है। इवेंट, इस गुफा की खोज 1879 में मारिया सांतोला ने की है। देखिए, निर्माण 300 गज विस्तार चूना पत्थर में बनाया गया है। अगर पूछा जाए कि अल्तामिरा का केव कितने गज में फैला है तो 300 गज। बनाया किस में गया है, निर्माण किस में किया गया है तो चूना पत्थर लाइमस्टोन में किया गया है। मारिया सांतोला ने इस गुफा को क्या नाम दिया, द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल। देखिए, द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल अल्तामिरा को कहा जाता है और द बुल ऑफ द ग्रेट हॉल लस्को को कहा जाता है। दोनों आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल के बारे में बात हो जाए दैट मीन्स अल्तामिरा के बारे में बात हो रही है। यहाँ से टोटल पेंटिंग्स कितनी मिली है, 150 पेंटिंग मिले हैं। अल्तामिरा की केव से 150 पेंटिंग मिली है, जिसमें 25 पेंटिंग्स कलरफुल हैं। 150 पेंटिंग में 125 पेंटिंग जो है वो नॉर्मल पेंटिंग है और 25 पेंटिंग कलरफुल बनाई गई है, बहुरंगी बने हैं, जिसमें लाल रंग, गेरू रंग, बादामी रंग तथा काले रंग का यूज किया गया है। अब पूछा जाता है कि प्रायः सबसे ज्यादा क्या बना है, तो महिष, बाइसन की आकृति अधिक बनी है। बाइसन की आकृति अधिक बनाई गई है। पशु आकृतियां 4 से 5 फीट तक बनी है। कितनी बड़ी बनी है, 4 से 5 फीट तक की बनी है। इसकी दीवार पर फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखांकन ड्राइंग बनाई गई है। दैट मीन्स इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी फीते के समान ड्राइंग कहाँ बनाई गई है, अल्तामिरा के केव में। फीता इस तरह होता है ना, ऐसे खींच दो, उस तरह से टेढ़ी मेढ़ी रेखांकन अल्तामिरा के केव में बनाई गई। देखिए, जो 25 पेंटिंग्स मिले हैं वो मैग्डेलेनियन युग के हैं। मैंने बताया था ना शुरू में कि सबसे ज्यादा पेंटिंग्स एक सेल्यूट्रियन था, सेकंड मैग्डेलेनियन युग था। दो युग को हेनरी ब्रुएल ने 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किए थे। तो जो मैग्डेलेनियन युग है उसमें सबसे ज्यादा पेंटिंग्स मिली हैं और रंगीन चित्र मिले हैं। तो टोटल यहाँ पे रंगीन पेंटिंग आपको जैसा कि पता है कि 25 कलरफुल पेंटिंग थी। तो जो 25 कलरफुल पेंटिंग है वो कब की है, मैग्डेलेनियन युग की है। प्रमुख रंग यहाँ पर लाल कलर है, रेड कलर सबसे ज्यादा फेमस प्रमुख है, प्रिय मान लीजिए। और रेड कलर, इंडियन रेड को यूज किया गया, दैट मीन्स गेरू रंग को। यहाँ का प्रमुख चित्र है घायल महिष और चार्जिंग बाइसन, बहुत फेमस है यहाँ का चार्जिंग बाइसन। चार्जिंग बाइसन जो कि मैंने शुरू में आपको पिक्चर दिखाया था चार्जिंग बाइसन का, वो चार्जिंग बाइसन यही अल्तामिरा केव की है, ठीक है। और वृषभ, घायल वृषभ का भी चित्र यहाँ से मिला है। यहाँ से हाथ के छापांकन विधि से भी चित्र पाए गए हैं, दैट मीन्स स्टैंसेस में भी पेंटिंग्स मिली है। स्टैंसेस, हाथ के स्टैंसेस छापे गए हैं। इवन स्टैंसिल छापांकन विधि के लिए सबसे फेमस है गारगास का गुफा। गारगास की गुफा में छापांकन विधि में चित्र बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी छापांकन विधि में अल्तामिरा में भी काम देखने को मिल जाएगा। अल्तामिरा को प्रागैतिहासिक काल का क्या कहा जाता है, सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि सिस्टाइन चैपल किस गुफा को कहा जाता है, अल्तामिरा गुफा को प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। सांभर हिरनी का चित्र यहाँ से बना हुआ पाया गया है, सांभर हिरनी का चित्र। गुफा की छत का जो ऊंचाई है वो कितना है, 6 से 7 फीट। जैसे एक ह्यूमन बीइंग का हाइट होता है बस उतना ही है। इसीलिए तो एक छोटी सी बच्ची ने इस गुफा की खोज की, क्योंकि जब बड़े लोग घुसेंगे तो लाइक उनका छत और उनका सर उनको झुक के देखना पड़ेगा, ये लेट कर। तो कितना साइज हुआ, केवल 6 से 7 फीट अल्तामिरा की फीट बस इतना ही ऊंचा था। चित्र देखने के लिए जमीन पर लेटना पड़ता था। शुरू का जो चित्र है प्राचीन चित्र नहीं माना गया, लेकिन बाद में 1902 ईस्वी में इन चित्रों को प्रमाणित किया गया था। सो फाइनली अल्तामिरा के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट गुफा है कोआलानाथ गुफा। कोआलानाथ गुफा, इसका खोज हुआ था 1903 में। कोआलानाथ गुफा कहाँ पर है, तो ये भी स्पेन में है, ठीक, स्पेन में है। और खोज कब हुआ, 1903 में। इस गुफा के द्वार पर लगभग 6 गज भीतर 2 गैलरी है। 6 गज भीतर कितनी गैलरी है, 2 गैलरी है, जिसमें एक में कुछ चित्र प्राप्त हैं। वाहिनी वीथिका से हिरणों के समूहों का अंकन है तथा चित्र सभी लाल रंग में बनाए गए थे। रेड कलर की ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है कोआलानाथ गुफा में। कोआलानाथ गुफा बहुत फेमस गुफा रहा है। फेमस क्यों रहा है, तो यहाँ जो 6 गज की 2 गैलरियां मिली है उसके लिए बहुत फेमस है। और वाहिनी वीथिका से हिरण के समूह का पेंटिंग।
पेंटिंग बेसिकली रेड कलर में रिप्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट गुफा है पिंडाल की गुफा। इवन पिंडाल से रिलेटेड आपने काफी बार क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे प्रीवियस ईयर पेपर। 1903 ईस्वी में पिंडाल गुफा की खोज हुई थी। कितने गज में फैला हुआ है? 400 गज लंबी है ये गुफा। 400 गज लंबी है, 400 गज लंबी है, जिसमें लगभग द्वार से 120 गज भीतर चित्रों की प्राप्ति हुई है। यहाँ से प्राप्त प्रमुख क्षेत्रों में एक हाथी का चित्र प्राप्त है, जिसके शरीर पर, ये बहुत फेमस पेंटिंग है जो एक हाथी का चित्र प्राप्त है, जिसके शरीर के मध्य में पान के पत्ते के आकार का चित्र बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पेंटिंग। इवन ये वाली पेंटिंग एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि किस गुफा से है, तो अल्तामिरा के इसके पिंडाल की गुफा है। देखिए ये जो हाथी बनाया गया है, जिसके शरीर में पान की तरह इस तरह शेप बनाया गया है, जो हृदय गति का संकेत करता है। ये किसका संकेत करता है? जो पान का शेप बनाया गया हृदय गति का संकेत करता है। इसके अतिरिक्त मछली के भी चित्र यहाँ से मिले हैं और कुछ विशाल आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ विकसित जो हुआ था, ये पेरिगार्डियन शैली के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे। एक भेड़िया, 15 अश्व, 10 जंगली वृषभ, 9 हिरण, 2 सिंह और 1 गैंडे की आकृति प्राप्त है। नेक्स्ट केव है ला पिलेटा केव। ला पिलेटा बहुत फेमस केव है। 1911 ईस्वी में खोज हुई थी और ये कहाँ पर है? ये गुफा 1911 ईस्वी का है। दक्षिणी स्पेन के मलांगा में स्थित है। दक्षिणी स्पेन के मलांगा में स्थित है ला पिलेटा गुफा। ला पिलेटा गुफा फेमस क्यों रहा था? क्योंकि यहाँ से उंगलियों द्वारा पुष्पलांकरण किया गया था। लाइक जो फ्लोरल पैटर्न्स वगैरह बनाए गए थे वो किसके थ्रू बनाए गए थे? फिगर्स के थ्रू बनाए गए थे। तो जो मोटिव्स वगैरह डिजाइन बनाए गए वो फिंगर्स, उंगलियों के थ्रू बनाए गए थे ला पिलेटा केव से। नेक्स्ट है सैंतियन गुफा। सैंतियन गुफा की खोज हुई है 1903 ईस्वी में। इसमें लाल रंग मानवीय भुजा तथा हाथ के छाप प्राप्त हुए हैं। सैंतवीन गुफा को आपको याद रखना है कि खोज कब हुई? 1903 ईस्वी में। क्या मिला यहाँ से? तो लाल रंग मानवीय भुजा में हाथ के छाप प्राप्त हुए हैं। सो फाइनली उत्तरी स्पेन कंप्लीट हो गए। अब दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाओं में सबसे ज्यादा फेमस है लस्को की गुफा, जिसकी खोज 1940 ईस्वी में हेनरी ब्रुइल ने की है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ के चित्र फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध हैं। पेंटिंग्स किस में उपलब्ध हुई है? फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र। और फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र होता क्या है? तो उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र। सबसे सुरक्षित दशा में भी यहाँ की पेंटिंग्स पाई गई है। इस गुफा की खोज किसने की थी? इस गुफा की खोज हेनरी ब्रुइल ने की है। हेनरी ब्रुइल ने इस गुफा की खोज की है। चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित लस्को गुफा मांतिग्नांग गांव के निकट वेजर नदी घाटी में स्थित है। कौन सी नदी घाटी में स्थित है? वेजर नदी घाटी में स्थित है। गुफा में प्रवेश करते ही 33 गुणे 11 गज की एक चित्र वेदिका है, जिसकी दीवारों पर अनेक पशुओं के चित्र अंकित हैं। गुफा पर एक अन्य विशाल चित्र वेदिका को वृषभ वाला कक्ष कहा जाता है। अभी हमने उस टाइम आपसे शेयर किया था कि लाइक अल्तामिरा की केव को कहा जाता है रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल, और लस्को की गुफा को क्या कहा जाता है? द ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स। द ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है। ये जो है कहाँ गई? एक अन्य विशाल वेदिका के जो वृषभ वाला कक्ष मिला है, द ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। यहाँ के अन्य चित्र में घायल बाइसन प्रमुख है। सबसे ज्यादा प्रमुख है घायल बाइसन की पेंटिंग। यहाँ से एक गाय का भी चित्र प्राप्त हुआ है, जो काले व लाल रंग से अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 वृषभों के बीच एक छोटा हिरण यूनिकॉर्न जो छोटा हिरण यूनिकॉर्न है बहुत फेमस है, और हिरण को तैरते हुए दिखाया गया है। पूछा जाता है कि तैरते हुए हिरण किस गुफा में चित्रित है? लस्को की गुफा में चित्रित है। ठीक है। चित्रण वाले चित्र में हिरण के गर्दन भी चित्रित किए गए हैं। शेष शरीर पानी में डूबा हुआ है। कैसे हिरण चित्रित है? हिरण को बनाया गया है तैरते हुए और उसकी बॉडी पानी में। नेक्स्ट लाइन देखिए,
यहाँ से प्राप्त अधिकार क्षेत्र काले रंग, अधिकतर जो चित्र है, यहाँ चित्र होगा, सॉरी, यहाँ से जो अधिकतर चित्र मिले हैं वो काले रंग से चित्रित किए गए हैं और उसमें लाल व बादामी, पीले आदि रंगों को भरकर चित्रों को आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। लस्को गुफा से लगभग 2000 से अधिक चित्र प्राप्त हैं। 2000 से अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है नियाओ की गुफा। नियाओ गुफा फ्रांस के पेरोनीज घाटी में स्थित है। यह विशाल गुफा प्रागैतिहासिक चित्रकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 1922 ईस्वी में नियाओ की गुफा, यहाँ के चित्रों का पता चला। कब पता चला? 1922 ईस्वी में नियाओ की गुफा का पता चला। इस गुफा के अंत में सुंदर झील है, इसीलिए ये नियाओ की गुफा फेमस रही थी कि इस गुफा के अंत में एक सुंदर प्यारी सी झील है। इसे पार करने के पश्चात रेत से भरा हुआ एक प्रथम कक्ष प्राप्त है। इसी कक्ष के समीप एक द्वितीय कक्ष भी प्राप्त है। इस कक्ष से कई सर्वश्रेष्ठ चित्र प्राप्त हुए हैं। जो द्वितीय कक्ष प्राप्त हुआ है वहां से बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग्स मिली है, जिसे नोइर कक्ष या नोइर सैलून कहा जाता है। इसी कक्ष से कई महिष, अश्व, बकरा आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं। इस गुफा का सर्वश्रेष्ठ प्रमुख चित्र रहा था महिष का समूह, जो भाला से विधा हुआ था। यहाँ से एक नई टेक्निक प्राप्त हुई है जिसके अंतर्गत मिट्टी के उत्कीर्णन चित्र प्राप्त हैं। कौन सी पेंटिंग मिली है? मिट्टी की उत्कीर्णन चित्र। यह विधि सामान्यतः गुफा की फर्श पर प्रयुक्त हुई है। इस विधि में बने चित्र सर्वप्रमुख महिष, मछली प्रमुख है। नियाओ चित्रों की सीमा रेखाएं जो है वो ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग की गई है। नेक्स्ट केव है त्रायफेयर्स गुफा। त्रायफेयर्स गुफा क्यों है? क्योंकि 3 भाइयों ने मिलकर इस गुफा का निर्माण किया, इसलिए इस गुफा का नाम है त्रायफेयर्स गुफा। त्रायफेयर्स गुफा कहाँ पर है? तो ये फ्रांस में स्थित है। इस गुफा की खोज हेनरी बॉगवे व उसके 3 पुत्रों ने किया। इसी कारण इन गुफा का नाम 3 भाइयों की गुफा कहा जाता है। इस गुफा के भीतर 3 कक्ष हैं जो पवित्र भूमि सेंचुरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चित्र ऋषि मानव का है। सबसे महत्वपूर्ण चित्र किसका है? ऋषि मानव के चित्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपको भूलना नहीं है कि त्रायफेयर्स की गुफा क्यों फेमस है। तो ये फ्रांस की गुफा है। हेनरी बॉगवे के 3 पुत्र ने मिलकर इसका निर्माण किए थे, 3 भाइयों ने, इसलिए इसे त्रायफेयर्स गुफा कहा जाता है। यहाँ से ऋषि मुनि के चित्र मिले हैं। ऋषि मुनि के चित्र को ओझा का चित्र भी कहा जाता है। लगभग 13 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 13 फीट ऊंचाई पर अंकित है और ऐसा प्रतीत होता है कि ओझा समस्त गुफा पर दृष्टिपात कर रहे हो। उनके हाथ में एक बांसुरी बनी हुई है। इनके हाथ में क्या है? तो इनके हाथ में एक बांसुरी है। एक प्यारी सी बांसुरी लिए हुए हैं ओझा। यहाँ के एक अन्य चित्र में एक हिरण की बहुत लंबी दाढ़ी तथा बड़ी आंखें, एक हिरण बनाया गया है और उसकी लंबी सी उसकी जो दाढ़ी है वो बहुत लंबी सी दाढ़ी बनाई गई है हिरण की। इवन उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केव देखिए, फॉन द गाम। फॉन द गाम बहुत फेमस केव है। यह गुफा फ्रांस में स्थित है। फॉन द गाम कहाँ पर है? तो फॉन द गाम गुफा फ्रांस में स्थित है। यह गुफा ब्यून नदी घाटी के किनारे है। कौन सी नदी घाटी के किनारे है? तो ब्यून नदी घाटी में स्थित है। 1901 ईस्वी में हेनरी ब्रुइल, एल कैपिटल और डी पिरानी ने इस गुफा की खोज की। बहुत इंपॉर्टेंट केव्स है। देखिए क्या आपको याद रखना है, यहाँ से कहाँ पर है फॉन द गाम? तो ये है फ्रांस में। किस नदी के किनारे है? मतलब कहाँ पर ये गुफा स्थित है? तो ब्यून घाटी में स्थित है। 1901 ईस्वी में हेनरी ब्रुइल, एल कैपिटल और डी पिरानी ने इस गुफा की खोज किए थे। प्रवेश द्वार से लगभग 210 फीट भीतर जाकर चित्र प्राप्त होना प्रारंभ होते हैं। यहाँ लगभग 200 चित्र शेष हैं। महिष आकृतियों से युक्त बहुरंगी भद्रिका यहाँ की विशिष्ट कृति है, जिस पर परवर्ती युग के छोटे छोटे हाथी अंकित हैं। छोटे छोटे से परवर्ती युग के हाथी बनाए गए हैं फॉन द गाम गुफा में। यहाँ पर प्रमुख रूप से बादामी काला कलर्स यूज किया गया, बादामी, काला और लाल रंग। फॉन द गाम में कौन से कलर्स यूज किए गए हैं? तो बादामी,
काला और लाल रंग का यूज किया गया है। इस भद्रिका की ऊंचाई लगभग 23 से 26 फीट है। भद्रिका की ऊंचाई कितनी है? 23 से 26 फीट है। इस गुफा के अन्य चित्रों में दो छोटे मृग एक दूसरे को देखते हुए बहुरंगी बाशन, भेड़िया तथा बारहसिंगा बिल्ली जाति का एक पशु अशोक को देखते हुए बनाया गया है। ला कैम्बरली गुफा। ला कैम्बरली गुफा कहाँ पर है? तो ये भी है फ्रांस में। अभी तक जो आपने शुरू में पढ़े थे वो स्पेन की गुफाएं थे, अब सारे फ्रांस के ही गुफा हैं। ला कैम्बरली गुफा कहाँ पर है? तो ला कैम्बरली गुफा फ्रांस में है। फॉन द गाम गुफा के कुछ दूर पर है। फॉन द गाम गुफा भी फ्रांस में है, उसके कुछ दूर पर स्थित है। ला एजिजी नामक स्थान पर चूना पत्थर से चट्टानों से निर्मित किया गया है। चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित किया गया है ला कैम्बरली गुफा। पहाड़ियों के भीतर लगभग 250 गज मीटर लंबी यहाँ नैमथ हाथी बहुत फेमस है। ये वाली नैमथ हाथी का चित्र कहाँ से पाया गया है? ला कैम्बरली की गुफा से। सर्वाधिक उत्तम प्रकार के बने हैं। इस गुफा की खोज 1901 ईस्वी में हेनरी ब्रुइल, एल कैपिटल और डी पिरानी ने किया। यहाँ के चित्र यह किरण अवस्था में प्राप्त है। ठीक है, किस अवस्था में प्राप्त है? किरण अवस्था में प्राप्त है, जिनकी संख्या लगभग 3000 है। यहाँ पर अश्व की प्रजातियों का अंकन किया गया है। यहाँ से प्राप्त अन्य चित्रों में, यहाँ चित्र रहेगा, अन्य चित्रों में बाइसन, बारहसिंहा, पशुओं के शेर, लोमड़ी, पशुओं एवं लोमड़ी तथा मानव आकृतियां अंकित हैं। फिर से ये वाली लाइन देखिए, यहाँ से प्राप्त चित्र बाइसन, बारहसिंहा, पशुओं और लोमड़ियों तथा मानव आकृतियां इत्यादि पाए गए हैं। नेक्स्ट गुफा है फ्रांस की कुछ अन्य गुफाएं। फ्रांस की जितनी इंपॉर्टेंट गुफा थी वो हमने डिस्क्राइब कर दी। अब देखिए कुछ अन्य गुफाएं कौन कौन सी हैं। लाबाम लैत्रोन गुफा, यह गुफा डॉर्डन नदी के किनारे नाइम्स स्थान से 14 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसकी खोज 1940 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट गुफा है सैबोद गुफा। इस गुफा का पता 1878 ईस्वी में पता चला था। यह गुफा नाइम्स नदी तट पर स्थित है। किस नदी तट पर स्थित है? सैबोद की गुफा जो है वो नाइम्स नदी तट पर स्थित है। 1928 ईस्वी में इसके चित्रों की खोज हेनरी ब्रुइल ने की थी। 1928 ईस्वी में चित्रों की खोज हेनरी ब्रुइल। नेक्स्ट है ला पॉटर्स गुफा। यह गुफा नियाओ गुफा से कुछ दूर पर स्थित है। इस गुफा का पता 1908 ईस्वी में चला था। यहाँ पर जो चित्र प्राप्त हैं उनमें काले रंग में चित्रित बाइसन, उल्लू, काला टट्टू प्रमुख पेंटिंग है। ये चित्र 185 फीट लंबी गैलरी में बनाए गए हैं। कहाँ पे बनाए गए? 185 फीट लंबी गैलरी में बनाए गए हैं। ला पिलेटा गुफा के पेंटिंग्स 1908 में पता चला था। काले रंग से पेंटिंग की गई है, बहुत फेमस है यहाँ की बाइसन, उल्लू और काला टट्टू। नेक्स्ट है पेयर और नॉन पेयर गुफा। पेयर नॉन पेयर गुफा, यह गुफा डॉर्डन नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त चित्रों में पीछे मुड़कर देखता अश्व, रिज, सिर प्रमुख हैं। अश्व, रिज के सिर प्रमुख पेंटिंग्स हैं। गारगास की गुफा बहुत फेमस है छापांकन विधि स्टेंसिल्स पद्धति के लिए। गारगास की गुफा की खोज 1881 ईस्वी में किया गया उत्खनन प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर प्रमुख रूप से हाथ के छापे आकृतियां प्राप्त हैं। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र में फैली सभी गुफाओं में सर्वाधिक हाथ के छापे की आकृतियां इसी गुफा से मिली है। इवन अल्तामिरा से भी हाथ के छापे का मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग्स मिली है फ्रैंको कैटाब्रियन में वो गारगास की गुफा से स्टेंसिल्स हाथ के छापांकन पद्धति में पेंटिंग्स मिली है। ये छाप कैसे होते थे? रंगीन होते थे, कलरफुल। नेक्स्ट है इटली की गुफाएं। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? फ्रांस की और स्पेन की गुफा। अब देखिए इटली की कौन कौन सी गुफा है। लिवोंजो गुफा इटली की बहुत फेमस है। 1950 ईस्वी में लिवोंजो द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप सिसिली नदी के किनारे कुछ दूर पर है। यहाँ कुछ
विशिष्ट नर पशु आकृतियां अंकित है। यहाँ की सबसे सुंदर आकृति एक जंगली गधे का चित्र है। रोमानेली गुफा। रोमानेली गुफा, इस गुफा में फ्रैंको कैटाब्रियन शैली से संबंधित बहुत से चित्र प्राप्त हुए हैं। रोमानेली गुफा भी बहुत फेमस है। देखिए, इटली की लिवंजो गुफा, रोमानेली गुफा और लोजल गुफा, ये तीनों बहुत फेमस रही है। लोजल तो फ्रांस की है, खैर ये दोनों देखिए, रोमानेली गुफा और ये लिवंजो गुफा, ये दोनों इटली की बहुत फेमस है। रोमानेली गुफा फ्रैंको कैटाब्रियन शैली से संबंधित बहुत से चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए हैं और अलंकृत नारी ज्यामिति आकृति, इवन जंगली सुअर की आकृति भी यहाँ पर बनाए मिले हैं। इटली की अन्य गुफाएं हैं एदौरा गुफा और निसौनी गुफा। लॉजल गुफा। लॉजल गुफा क्यों फेमस है? यहाँ की एक पेंटिंग है लॉजल की वीनस। पूछी जाती है लॉजल की वीनस किस गुफा की है? लॉजल गुफा। लॉजल गुफा की खोज 1911 ईस्वी में। लॉजल गुफा फ्रांस में स्थित है। इस गुफा में सबसे सुंदर नारी आकृति पाई गई है जिसे लॉजल की वीनस कहा जाता है। इसके हाथ में महिष का सिंह और यह चित्र इस गुफा का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट पेंटिंग मानी जाती है। कौन सी पेंटिंग? लॉजल की वीनस। लॉजल की वीनस लॉजल गुफा से मिली है और इस गुफा की सबसे बेस्ट पेंटिंग है। महिष का सिंह और ये भी फेमस था यहाँ का। नेक्स्ट है एबू गुफा। एबू गुफा का पता चला था 1946 ईस्वी में। इस गुफा के प्रवेश द्वार के निकट लाल रंग के हाथ के छापे के निशान मिले हैं। यहाँ के चित्रों का सर्वाधिक विशेषता जो रहा था वो प्रत्येक पशु आकृतियों के केवल 2 पैर, कितने पैर? केवल 2 पैर बनाए गए हैं। पूर्व पाषाण कालीन जितने भी इंपॉर्टेंट गुफा थे वो हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ की पेंटिंग, ये मूर्ति है। देखिए कौन सी मूर्ति है, इवन जेआरएफ एग्जाम में भी पूछा गया है। देखिए प्राय प्रागैतिहासिक काल में जो मूर्तियां बनाई जाती थी पूर्व पाषाण काल में हड्डी, पत्थर, हाथी दांत और मिट्टी, दैट मीन्स आइवरी और बोन्स, इवन क्ले के स्कल्पटर मिले हैं। नरसिंह की मूर्ति बहुत फेमस है। नरसिंह की मूर्ति 30,000 बीसी का है, हाथी दांत से। पूछा जाता है किससे बनाया गया था? नरसिंह की मूर्ति हाथी दांत से बनाया गया था। कितनी पुरानी है? 30,000 वर्ष, 3000 BC। वीनस ऑफ विलेंड्राफ, एज इट इज 2018 में जेआरएफ में पूछा गया था। वीनस ऑफ विलेंड्राफ नारी आकृति 22,000 21,000 BC टाइम ड्यूरेशन है। ऑस्ट्रिया से प्राप्त है चूना पत्थर, दैट मीन्स लाइम स्टोन में बनाई गई है, लाइम स्टोन में। वीनस ऑफ बेखट्राम ये लास्ट स्कल्पटर थी, ये भी बहुत फेमस है। सो फाइनली आज के जितने भी इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक एज से रिलेटेड केव्स थे उसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर करूंगी मेसोपोटामिया आर्ट। मेसोपोटामिया की कला, लाइक गुफाओं से शहरों तक में जो डेवलपमेंट हुए हैं उनके बारे में, और मेसोपोटामिया में जितने भी बेबीलोनिया, न्यू बेबीलोनिया, जितने असीरिया, अक्का, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सबके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। चैनल पर न्यू है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।